इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हैं वो है आपकी यूजीसी की वेबसाइट। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन किसके अंदर आता है? ये आता है आपका एमओई के अंदर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। तो अभी तक बात करें तो अभी तक हमारे पास नोटिफिकेशन किसी भी प्रकार का अभी तक हमको ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिला है कि आपका जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, आपके पास कौन सी साइकिल है। आपके पास दिसंबर की साइकिल है, ठीक है, एटलस की हो चाहे हरक्यूलिस की हो, और आपके पास है जून की साइकिल। तो इन दोनों साइकिलों की बात करें तो इसमें शायद मर्ज होगा या सिंगल सिंगल एग्जाम होगा, है ना। वो सब चीजें अभी भी आप तक कोई भी जानकारी इंफॉर्मेशन पुख्ता रूप में अभी तक नहीं पहुंची है, ठीक है। तो ये कयास लगाए जा सकते हैं कि आपको कुछ जल्द ही देखने को मिलेगा, कुछ नोटिफिकेशन वगैरह, लेकिन वो सिर्फ कयास हैं। जब भी हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, हमको वेबसाइट पे शो होने लगेगा, तो आपके लिए वीडियो बना के उसको हम प्रस्तुत कर देंगे, ठीक है। ओके, उसी के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहां भी अगर कुछ अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले तुरंत आपके पास तक पहुंचे। सवाल ये नहीं है कि एग्जाम कब होगा, मेन सवाल, मुख्य सवाल जो आपके सामने होना चाहिए वो है कि इसकी तैयारी कैसे करें, ठीक है। आप सभी ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, और नहीं किया है तो फिर मत करिए, ठीक है। और अगर आप साइकोलॉजी विषय है आपका, तो फिर आगे की वीडियो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। बात करेंगे हम हमारे चहेते विषय साइकोलॉजी के बारे में। आप सभी परीक्षा देने बैठ रहे हैं यूजीसी नेट की, जो 2022 में तो अब नहीं हो सकती किसी भी हाल में, जो होगी 2023 में। देखना यह है कि 2023 में जो परीक्षा होगी इसका चरण दिसंबर का होगा या जून का होगा, या फिर दिसंबर और जून दोनों चरण साथ में होंगे। अभी तक ऐसा हो सकता था, चांसेस थे कि आपका दिसंबर का एग्जाम लेते, फिर आपका जून का एग्जाम लेते, और फिर आपका एक और दिसंबर का एग्जाम लेते। ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी हमको क्या देखने मिल रहा है, लेटेस्ट अपडेट, ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब क्या हो सकता है, लॉकडाउन की स्थिति का निर्माण हो सकता है, ठीक है। तो लॉकडाउन की स्थिति का सिर्फ ये आशंका है, अभी भी कुछ भी कंफर्म नहीं है। जैसे ही कंफर्म हो जाएगा तो आपको तो न्यूज़ चैनल हमसे पहले बता ही देंगे, ठीक है। ओके, तो इन सब के बीच में हमको जिससे विचलित नहीं होना है, हमको डगमगाना जिस चीज से नहीं है, वो क्या है, वो है हमारे सिलेबस से, ठीक है। जब भी एग्जाम होगा उसकी चिंता ना करते हुए आप ये ध्यान में लगाइए कि किस तरह से आप अपना सिलेबस अच्छी तरह से तैयार करें, ताकि जब भी एग्जाम हो, आपको कल भी मालूम पड़ेगा कि आपका एग्जाम हो, तो उसके लिए आप क्या रहें, उसके लिए आप तैयार रहें। जैसा कि आपने देखा टाइटल के अंदर, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आपकी स्ट्रेटेजी के बारे में रिगार्डिंग साइकोलॉजी। किस प्रकार से आपको मनोविज्ञान को तैयार करना है और किस प्रकार से आपको इसके बारे में स्टडी करनी है, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहले ही प्रयास में आप क्या कर लें, आप इसको परीक्षा को एक ही बार में इसको क्रैक कर लें। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि ये यूजीसी नेट की परीक्षा देता कौन है, ठीक है। आप नेट की परीक्षा में बैठ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने क्या किया हुआ है, आपने अपना मास्टर्स, यानी कि आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट कर लिया है। और ये मैंडेटरी हो जाता है कि आपने जो मास्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएट किया होगा, ठीक है, वो किसमें किया होगा आपने, वो किया होगा आपने मनोविज्ञान के अंदर, ठीक है। इसमें अलग अलग शाखा हो सकती है, किसी ने अप्लाइड में किया होगा, किसी ने और किसी किसी चीज में किया होगा, लेकिन मोस्टली कॉमन जो रहता है वो रहता है आपका मास्टर्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन हमको देखने को मिलता है जो भी नेट की परीक्षा देते हैं उनके साथ, ठीक है। इसके साथ अलग मास्टर्स हो सकता है आपका साइकोलॉजी का, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब तो ये समझ गए कि आपने मास्टर्स करके बैठे हैं आप, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि परीक्षा देता कौन है, ठीक है। देखिए, आपको मिलते हैं 4 सेमेस्टर, ठीक है। ये 4 सेमेस्टर हुए आपके, और ये हुआ MA पास, ठीक है। तो देखिए, आपका कंपटीशन कम नहीं है, आपका कंपटीशन कितने लोगों से है, यहाँ पे थोड़ा हम अंकों की तरफ नजर डालते हैं। ये जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, ये भी यूजीसी की परीक्षा दे सकता है। जो सेकेंड सेमेस्टर में है ये भी दे सकते हैं, थर्ड में जो है ये भी दे सकते हैं, और फोर्थ सेमेस्टर में है
ये सभी आपकी यूजीसी नेट की परीक्षा 22-23 जो भी होगी, ये सभी उसके लिए क्या है, ये सभी उसके लिए पात्र हैं, ये सभी उसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, और आप एमए पास करके तो बैठे ही हैं, तो आप भी एलिजिबल हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आप एलिजिबल हुए, ये 4 लोग, मतलब इस 4 कैटेगरी के लोग भी, 4 वर्ग के लोग भी एलिजिबल हैं। ठीक है, तो जो एमए पास किए हुए हैं वो भी ये परीक्षा देंगे, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, ये सभी ये परीक्षा देंगे आपकी यूजीसी नेट 2023 की। ठीक है, ओके, बात करेंगे इसी के साथ साथ 1 2 3 4 5, अभी हमको मालूम है ये 5 प्रकार के लोग क्या दे रहे हैं, ये परीक्षा दे रहे हैं। इसी के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 10 साल पहले एमए किए थे, मास्टर्स किए थे अपना मनोविज्ञान के साथ, लेकिन किसी कारणवश, किसी कारण से क्या हो गया, उनकी पढ़ाई छूट गई, है ना, लेकिन अब उनके पास समय है कि अब वो क्या कर सकते हैं, वो कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर से आरंभ कर सकते हैं। तो अब ये भी बैठेंगे, तो ये हो गई आपकी एक 6वीं कैटेगरी। ठीक है, तो आपकी इन 6 प्रकार के लोगों से क्या हो जाएगा, आपका कंपटीशन होगा, और इसी कंपटीशन को बढ़ाने के लिए एक और लोग आ जाएंगे, नंबर 7 और आखिरी, जिनका लास्ट ईयर नेट हो चुका था, अब वो जेआरएफ में बैठेंगे। ठीक है, तो जो लास्ट ईयर नेट दे चुके हैं उनके साथ भी कंपटीशन होने वाला है आपका। तो आप ये 7 लोग का कंपटीशन आप समझ गए, कितने लोगों से आपका कंपटीशन है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर वाला भी एग्जाम देगा, सेकेंड ईयर वाला भी एग्जाम देगा, जो पास करके बैठा है वो भी एग्जाम देगा, और जो कुछ सालों पहले पास किए थे वो भी एग्जाम देंगे, यूजीसी नेट 2023। इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये मान के चलिए आपका कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। और उसी के साथ साथ जिन्होंने लास्ट टाइम पे, यानी कि मतलब 2022 में जिन लोग का नेट हुआ था, अब वो भी बैठेंगे जेआरएफ के लिए। ठीक है, इसकी कुछ इंटरनल खबर है, वो आपको बताएंगे हम बाद में, लेकिन ये मान के चलिए आपका कंपटीशन इतने सारे लोगों के साथ होने वाला है। तो अब सवाल उठता है प्रिपरेशन का, तो आपकी तैयारी भी कुछ उसी प्रकार की होनी चाहिए। ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, एक बार उच्च कोटि की पढ़ाई कर लीजिए एक बार, ताकि आप पहली बार में ही नेट का एग्जामिनेशन क्या कर सकें, आप क्रैक कर सकें। क्योंकि आप देख रहे हैं लास्ट अनुभवों से, पिछले 2-3 बार से क्या हो रहा है, वर्ष में 12 महीनों में परीक्षा केवल एक बार हो रही है। ठीक है, जबकि होनी कितनी चाहिए, परीक्षा आपकी होनी चाहिए 2 बार। 2 बार में से केवल परीक्षा हो रही है आपकी एक बार। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 लोग बैठ रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे भी 100 लोग बैठ रहे थे, यहाँ जून में, और ये आपकी जुलाई में, सॉरी ये आपके दिसंबर में। ठीक है, तो अब ये तो नहीं हुआ, लेकिन अब क्या हो रहा है, जब साथ में हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये 200 लोग इकट्ठा बैठ रहे हैं। ठीक है, और जो वो रिजल्ट देते हैं वो 6% के लिए ही देते हैं। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए ये मर्ज होना आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है। ठीक है, तो हम ऐसी आशा कर सकते हैं कि आगे से इस प्रकार की क्या ना हो, इस प्रकार की जो मर्जिंग है पेपर की वो ना हो, और बच्चों का समय व्यर्थ ना जाए। समय के साथ साथ क्या हो रहा है, वहां पे उम्र भी जा रही है, तो जो जेआरएफ की कड़ी है वो भी किस लोगों की छूट जाती है। ठीक है ना, सिर्फ चंद नंबरों से। ठीक है, ओके, अब आप समझ चुके हैं भली भांति कि कंपटीशन क्या है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, और सीट बहुत कम है ना, इसका मतलब इकोनॉमिक्स की भाषा में समझे हम तो डिमांड बहुत ज्यादा है, मतलब परीक्षा में बैठने वाले जो लोग हैं, परीक्षार्थी, वो बहुत ज़्यादा है, और सीटों की बात करें तो बहुत कम है, सप्लाई बहुत कम है। ठीक है, केवल कुछ ही लोगों को नेट मिल पाएगा, बाकी लोग फिर से अगेन एक और चक्कर में, एक और साइकिल में बैठेंगे। अब थोड़ा सा हम, ये तो हो गई बातें, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं फैक्ट की। ठीक है, फैक्ट की बात कर लेते हैं। अभी हमने जो देखा वो था फिक्शन, अब हम बात करेंगे सीधा सीधा फैक्ट की। फैक्ट ये है कि 12 जुलाई 2022 को आपका लेटेस्ट एग्जामिनेशन होता है, लेटेस्ट एग्जाम बाय यूजीसी, आपके मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का, आपका 12 जुलाई 2022 को एग्जामिनेशन होता है। अगला कब होगा कोई नहीं जानता। इसके अंतर्गत क्या होता है, 2 श्रेणी मिली, ये थी आपकी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, ये कितने थे आपके,
जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे ये थे आपके 18,437। ठीक है, मतलब इतने लोगों ने क्या किया, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया, इतने लोगों ने फॉर्म भरा। किसका? केवल और केवल मनोविज्ञान का। ठीक है, तो जो ऊपर हमने 7 प्रकार के लोगों की बात की, उन 7 प्रकार में कितने लोग आते हैं? 18,437 लोग। उसके बाद हम बात करेंगे अपीयर्ड कैंडिडेट्स की। कितने लोग ने इसमें अपीयर किया, मतलब 12 जुलाई को प्रत्यक्ष रूप में कितने लोग पहुंचे उस एग्जामिनेशन हॉल में, कितने लोगों ने पेपर सबमिट किया? वो थे आपके 12,279, 12279। मतलब फॉर्म्स कितने भरे गए आपके? रजिस्ट्रेशन 18,437, लेकिन उनमें से एग्जाम कितने ने दिया? आपके 12,279 लोगों ने। ठीक है, 2022 में। तो देखा आपने 2022 में कितने लोगों ने परीक्षा दी? असलियत में, हकीकत में बैठ के केवल 12,289 लोगों ने वहां पे बैठ के परीक्षा दी। ये बात कर रहे हैं हम किस विषय की? बात कर रहे हैं हम मनोविज्ञान की। ठीक है, ओके। अब आई ओपनर आपके सामने आने वाला है। अब आपकी जो आंखें हैं वो प्रत्यक्ष रूप से खुलने वाली है, और इसी के साथ साथ आपका परसेप्शन अपनी तैयारी को लेके पूर्णतः बदलने वाला है। ठीक है, ओके। आप सभी फाइट कर रहे हैं किसके लिए? जेआरएफ के लिए। और फाइट किसके लिए हो रही है? आपके नेट के लिए, कि किसी को नेट मिल जाए और किसी को जेआरएफ मिल जाए। इसी भाग दौड़ में ये 12,289 लोग लगे हुए थे। लेकिन हकीकत में क्या होता है? नेट कितने लोगों को मिलता है? नेट कितने लोगों को मिला इस बार 2022 में? ये आंकड़ा था आपका केवल 983। मतलब केवल 983 कैंडिडेट्स ऐसे थे इस बार इन 12,000 में से जिन लोगों ने को क्या मिला है? जिन लोगों को नेट मिला है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये तो हुई बात किसकी? नेट की बात हुई। और वहीं हम बात करें आपकी जेआरएफ की, तो जेआरएफ कितना मिला है लोगों को? जेआरएफ में मिले हैं उनको केवल 183। मतलब 183 लोगों को बस मिला है इस बार जेआरएफ। यहाँ 983 नहीं है, ये 980 है, 980, 3 और कम हो गए यहाँ पे। ठीक है, 980 लोगों को मिला है केवल। और जेआरएफ कितने लोगों को मिला है? 183 लोगों को मिला है। मतलब यहाँ पे जेआरएफ 200 लोग को भी जेआरएफ इस बार नहीं मिल पाया है ना। मतलब 12,000 में से 1000 तो छोड़िए, 200 लोग भी ऐसे नहीं है जिनको जेआरएफ मिला है। ठीक है, और नेट वाले कितने हैं? अप्रोक्सीमेटली आपके 1000 आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, 980 मतलब 1000 के लगभग लोग नेट क्लियर किया उन लोग ने इस बार। मतलब 12,000 लोगों में से 289 में से कितने गए आपके? माइनस 980, और माइनस कितना करेंगे आप? 183। तो ये जो बाकी लोग हैं, ये कहाँ बैठने वाले हैं? ये बैठेंगे आपके साथ 2023 में। तो मुबारक हो आप सभी को, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर जिसका नाम है साइको प्रोफेसर। चलिए अब बात करेंगे हम सिलेबस की और स्ट्रेटजी कि उन 10,000 लोगों के साथ अभी की न्यू फ्रेश जनता भी ऐड हो गई है। ठीक है, तो आप सभी लोग किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, तो उसकी हम बात करने वाले हैं, और क्या डायरेक्ट अप्रोच होनी चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा प्रमोशन कर देते हैं, थोड़ा ये भी ज़रूरी है। अगर आपको इन सब विषय वस्तुओं से बचना है तो सिंपली कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बात खत्म। क्या, कैसे, क्यों नहीं, नेट लेके जाइए और एंजॉय करिए। ठीक है, ओके। अब बात करेंगे हम जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जो लोग XYZ कुछ भी टेक्निक के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आपके पास 2 लोग होंगे। पहले वो जिन लोगों ने केवल मास्टर्स किया है, और दूसरे वो जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स दोनों साइकोलॉजी से किया है।
और इन्होंने भी सिर्फ मास्टर किया है साइकोलॉजी से। ठीक है, ओके। पहले बात करेंगे जिनके पास अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों किया है उन लोगों ने साइकोलॉजी से, तो उनके पास क्या क्या हम बात करेंगे सबसे पहले स्टडी मटेरियल की। ठीक है, क्या क्या आपके पास स्टडी मटेरियल है। लेकिन 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 स्टडी मटेरियल में जाएं उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है यूजीसी की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, यूजीसी की वेबसाइट के ऊपर जाइए, उसके बाद वहां पे डाउनलोड करिए सिलेबस। सिलेबस कितने डाउनलोड करेंगे आप, सिलेबस डाउनलोड करेंगे आप 2। पहला आप डाउनलोड करेंगे अपना पेपर 1 का, फर्स्ट पेपर का, और दूसरा करेंगे आप सेकेंड पेपर का, यानी कि अपने मनोविज्ञान का, यानी कि साइकोलॉजी का। ठीक है, ये 2 सिलेबस आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपके पास पीडीएफ आ जाएगी। तो थोड़ा सा क्या करना है आपको, जिस तरह से आप एडमिट कार्ड का आप प्रिंट आउट निकलवाते हैं, है ना, 10 रुपए लगता है एडमिट कार्ड निकलवाने का, तो वही 10 रुपए का थोड़ा सा और 10-20 रुपए और खर्च करेंगे आप। ठीक है, ये करिए, जरूरी है। ये करने के बाद क्या करेंगे आप, साइबर कैफे में जाके, या अगर किसी के घर में प्रिंटर है तो वहां जाके, मेन जरूरी है कि क्या आप निकाल लें, वहां पे अपने सिलेबस का प्रिंट आउट आप निकाल लें। ठीक है, देखिए प्रिंट आउट इतना बड़ा आपको दिख रहा है तो देखने में अच्छा लग रहा है ना। अब यही हम पीडीएफ में कहीं लिखा होता प्रिंट आउट तो कैसा लगता। ठीक इसी प्रकार से हमारी आंखों के साथ भी होता है। मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो जाके इनको क्या करिए, इनका प्रिंट आउट आप जाके निकाल लीजिए किसी भी साइबर कैफे से। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर प्रायोरिटी क्या करनी है आपको, सबसे पहले आप प्रिंट आउट निकालेंगे सिलेबस का और उसको रखेंगे अपने सामने। ठीक है, ओके। प्रिंट आउट के बाद अभी हम बात पेपर 1 की नहीं करेंगे, पेपर 1 आप देख सकते हैं। बात करेंगे हम हमारे विषय की, पेपर 2 की। सबसे पहले क्या करेंगे, पेपर 2 की आप मारेंगे एक प्लेन रीडिंग। ठीक है, रीडिंग करने के बाद आप फाइंड आउट करेंगे कि कितनी यूनिट्स है। आपको उत्तर मिलेगा 10। ठीक है, 10 यूनिट्स है। उसके अंदर ऐसे बाइफरकेट करिए, पहली 5 यूनिट से क्या पूछ रहा है और फिर दूसरी 5 यूनिट से क्या पूछ रहा है। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट यूनिट 1 पे आइए, देखिए उसके अंदर क्या बात हो रही है। इसी प्रकार से बात करिए यूनिट 2 में क्या क्या पूछ रहा है वो। इसी प्रकार से यूनिट 3 के अंदर क्या क्या हो रहा है ना। ये सारा करते करते आप 10 की 10 यूनिट को क्या करिए, पूरी तरह से आप देख लीजिए अपनी आंखों से कि क्या क्या टॉपिक्स पूछ रहा है, क्या क्या टॉपिक्स इसमें दिए हैं जो हमको क्या करना है, हमको पढ़ना है। इसमें से आपके हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, इसमें से आपके लगभग 40% टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसको आपने अपने मास्टर्स में प्लस अपने बैचलर्स में नहीं पढ़ा होगा। खैर ये एक जनरल वे में बता रहे हैं। ठीक है, एक पॉपुलेशन से अगर सैंपल लेंगे तब की बात हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है, पॉपुलेशन में लोग होते भी हैं जिनको ज्ञान होता है, जिनको नॉलेज होता है हर चीज का। ठीक है, तो वो लोग होते हैं तो, और वैसे ही लोग क्या करते हैं, उन 1000 लोगों में आते हैं जो नेट निकालते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप उन 1000 में नहीं है भी तो कोई बात नहीं, ये करते जाइए जैसा बता रहे हैं, इसको फॉलो करेंगे तो आप उन 1000 में भी आप आ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आपने कभी नहीं पढ़ा है ये 40% सिलेबस, लेकिन आपको इस 40% पे अभी फोकस ना करके कहाँ फोकस करना है, आपको फोकस करना है इस 60% के ऊपर। आपको ध्यान देना है ये 60% के ऊपर, ये क्या चीजें हैं सिलेबस के अंतर्गत जो मेरे पास उपलब्ध है। ठीक है, और ये 40% के लिए कुछ समय के लिए छोड़ दें, पहले इनको देखें कि क्या सिलेबस में जो चीजें दी गई हैं क्या वो मेरे पास उपलब्ध है या नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब आपके पास सिलेबस का आपको नॉलेज हो जाएगा कि सिलेबस में क्या क्या आपसे यूजीसी डिमांड कर रहा है। अब आपने यहाँ पे सिलेबस देख लिया है, अब आइए आप अपने स्टडी मटेरियल के ऊपर। स्टडी मटेरियल में अब हम बात करेंगे उन्हीं दो लोगों की जिन्होंने क्या किया है, बैचलर्स और मास्टर्स किया है, और जिन लोगों ने केवल मास्टर्स किया है। ठीक है, ओके। तो पहले उन लोगों की बात करेंगे जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स दोनों किया है, तो आपके पास ज्यादा स्कोप है एज कम्पेयर टू इनके पास। खैर चीजें एक ही होती हैं लेकिन फिर भी आपके पास ज्यादा किताबें हैं। ठीक है,
तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी बैचलर्स की किताबें और अपने मास्टर्स की किताबें, इन दोनों में से देखिए कि आप सिलेबस से कितना रिलेट कर पा रहे हैं, सिलेबस में जो पूछ रहा है वो आपके पास उपलब्ध है या नहीं। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। सेम ऐसा ही करना है आपको मास्टर्स वालों को भी। क्या करना है कि आपको देखना है कि आपके पास जो बुक्स अवेलेबल हैं, क्या उनसे आप स्टडी मटेरियल, मतलब जो आपका सिलेबस है, उससे आप लिंक कर पा रहे हैं चीज़ों को या नहीं। ठीक है, उसके अंदर कुछ पूछा गया है, मान लीजिए उसके अंदर पूछा गया है अधिगम के बारे में, उसके अंदर पूछा गया है स्मृति के बारे में, उसके अंदर पूछा गया है अनुसंधान के बारे में। तो इन सारे टॉपिक्स की चीज़ें आपके पास यहाँ पे उपलब्ध हैं कि नहीं आपके स्टडी मटेरियल के अंदर। ठीक है, तो ये आपको आइडिया देगा कि आपके पास क्या क्या सिलेबस में है और जो आपके पास उपलब्ध है उसके बारे में। ठीक है, तो जब आप सिलेबस देखेंगे और अपना स्टडी मटेरियल देखेंगे, ये हुआ आपका स्टडी मटेरियल और ये हुआ आपका सिलेबस। जब इन दोनों को आप क्या करेंगे, सामने सामने रख के देखेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें आपके स्टडी मटेरियल में है और जो सिलेबस में नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। कैसा होगा कि जो सिलेबस में है वो आपके स्टडी मटेरियल में उपलब्ध नहीं होगा। ठीक है, तो फिर यहीं से सफर शुरू होता है आपका खोज का। ठीक है, आप ट्राई करिए ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स देखने का। कैसे करेंगे, बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं। आप सबसे पहले जाइए एनसीईआरटी के पास, चाहे आप हिंदी मीडियम हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो, एनसीईआरटी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी 11th की 12th की, इन दोनों को आप मंगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप मास्टर्स में किया है आपने, बीए में किया है आपने, तो आपके पास ये 11th-12th की एनसीईआरटी होनी चाहिए आदर्श रूप से। नहीं है तो कुछ कोई दिक्कत नहीं, आप इसको मंगा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो एनसीईआरटी आपके लिए मस्ट है, इसको आप जरूर करिए एनसीईआरटी को। उसके बाद आती हैं आपकी नोट्स जो आपने बनाए होंगे परीक्षा के दौरान, कॉलेज के दौरान, वो नोट्स। फिर ऐसे नोट्स जो आप ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप उनको ले सकते हैं। ठीक है, उनसे। और फिर आपकी जो मास्टर्स या फिर बैचलर्स की जो किताबें हैं उनसे, ठीक है, उनसे पढ़ सकते हैं। तो ये रहेंगे आपके बुक्स जिनसे आप रेफर कर सकते हैं। वैसे मार्केट में अलग अलग बुक्स अवेलेबल हैं हर चीज़ के लिए, जैसे अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के लिए। ठीक है, लेकिन वो आपसे पूछेगा केवल एक ही यूनिट में, तो यहाँ पे क्या जाएगा, आपका समय जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक इसी प्रकार से मनोविज्ञान का आविर्भाव के लिए भी कुछ हमारे स्टूडेंट्स बताते हैं, कुछ पुस्तकें हैं किसी किसी प्रकार की, तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं, उनको आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं और आपको वो ऑनलाइन मिल जाएंगी। ठीक है, और जैसे आपका एक है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, है ना, उसकी किताब आती है। तो ऐसी अन्य किताबें हैं खास तौर पे हिंदी माध्यम के लिए, जो आप वहां से परचेज कर सकते हैं और उसको ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम की बात करें तो आपके पास ढेरों किताबें हैं और ढेरों चीजें हैं आपके पास उपलब्ध। ठीक है, हिंदी मीडियम में भी बैरन आती है, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो बैरन से भी मंगा सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन मतलब तभी है जब आपको वो समझ में आए, ठीक है, और उसको आप इम्प्लीमेंट कर सके, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। ठीक है, ऑल राइट। तो ये सारी रहेंगी आपकी बुक लिस्ट कि किस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा आप क्या करें, ऑनलाइन देखें इस चीज को कि कौन सी पुस्तक उपयुक्त रहेगी। ठीक है, कौन सी पुस्तक उपयुक्त रहेगी उसको देखिए और फिर अपनी परसेप्शन आपका बनाइए, प्रत्यक्षण बनाइए कि कौन सी पुस्तक उपयुक्त रहेगी। क्योंकि हिंदी मीडियम में क्या होगा आपके साथ, आपको 10 अलग अलग किताबें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सारी चीजें एक ही किताब में आज की तारीख में तो उपलब्ध नहीं है, भविष्य का कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, ओके। भविष्य में शायद हमारे द्वारा ही मिले, लेकिन उसकी अभी क्या है, यूडेमोनिया नहीं है अभी। ठीक है, ओके। तो ये थी आपकी बुक लिस्ट। इन बुक से आप पढ़ना स्टार्ट करिए, लेकिन इन बुक से स्टार्ट करने से पहले अब आपको क्या करना है, आपको जाना है पीवाईक्यूज के पास। एक आप ये कर सकते हैं, पीवाईक्यूज की किताब पुस्तक परचेज कर लीजिए। ठीक है, पीवाईक्यूज की पुस्तक परचेज करने के बाद एक मार्केट में कोई चलती है अरिहंत नाम से, ठीक है, और भी कुछ एक दो किताबें होंगी, तो उनको आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन में उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उनको देखिए वहां से, और वहां से आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं पीवाईक्यूज को देखने के बाद।
ठीक है, पीवाईक्यूज को देखिए, फिर सिलेबस को देखिए और फिर बुक्स को देखिए। पीएसबी, पीवाईक्यूज, सिलेबस, बुक्स, ये चरण चलना चाहिए आपका। पहले आपने पीवाईक्यू देखा, फिर आप सिलेबस देखें, सिलेबस में कहाँ से क्या पूछा है, और फिर आप देखें वहाँ पे आपके पास किताबों में क्या दिया हुआ है। जो किताबों में नहीं है उसको फिर आप ढूंढने का प्रयास करें, ठीक है, और फिर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। पीवाईक्यूज बहुत ज़रूरी है, पीवाईक्यूज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये रहेगी आपकी एकदम स्टार्टिंग, ठीक है, ये आपका बिल्कुल स्टार्टिंग फेज है, इसे हम कहेंगे शुरुआत, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसी अप्रोच से जाइए। फर्स्ट टाइम शुरुआत कर रहे हैं तो इसी प्रकार से देखिए कि क्या कैसे चीज़ों को करना है ना, जैसे बताया गया है वीडियो में, तो उस हिसाब से चलेंगे। मेनली आपका क्या है, आपका सिलेबस, सिलेबस आपकी आंखों के सामने हमेशा रहना चाहिए 24 घंटे, ठीक है। जैसे ही मान लीजिए, इससे फायदा क्या होगा, जैसे ही आप कोई पुस्तक पढ़ेंगे, कोई पुस्तक पढ़ने के बाद जैसे ही कोई टॉपिक आएगा आपके सामने, ठीक है, मान लीजिए आपके सामने आ जाता है स्मृति के बारे में, ठीक है, या फिर आपके सामने आ जाता है कार्यकारी स्मृति के बारे में, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कार्यकारी स्मृति कौन सी यूनिट का है, कौन से यूनिट के कौन से अक्षर के बाद लिखा हुआ है, ठीक है। जब ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्या बनाएंगी, एक प्रकार का संज्ञानात्मक मानचित्र बनाएंगी, है ना। तो जैसे उस चूहे को मालूम था कि मुझे सक्सेस मिलने वाली है अब, तो वो फटाक से चला जाता था, ठीक है ना। तो वैसे ही आपको क्या करना है, संज्ञानात्मक मानचित्र बनाना है, किसका, अपने सिलेबस का, कहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो जैसे ही आप कुछ न्यू वर्ड पढ़ेंगे पुस्तक में, या ऑनलाइन, या फिर गूगल के ऊपर, या फिर हमारे वीडियो के ऊपर, कोई भी चीज़ आप देखते हैं न्यू, तो आपको क्या मिलेगा, वहां से तुरंत क्लिक करेगा कि अच्छा इसको सिलेबस में देखा था, ये सिलेबस का पार्ट है। फिर आप क्या करेंगे, अगर आपके पुस्तक में नहीं दिया हुआ है तो उसको वहां पे नोट डाउन कर लेंगे आप। इससे आपका क्या होगा, आपके नोट्स बनना स्टार्ट होंगे, नोट्स में आपका क्या होगा, यहाँ पे एडिशन होगा। फिर ऐसे करते करते आपके नोट्स क्या हो जाएंगे, आपके नोट्स और पुख्ता हो जाएंगे। मान लीजिए आप नोट्स बनाते चल रहे हैं, ठीक है, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि लास्ट में आप वीडियोस वगैरह इतने सारे इकट्ठा नहीं देख पाएंगे। नोट्स बनाते जा रहे हैं आप, फिर आपने क्या किया, आपने जब पीवाईक्यू देखा, पीवाईक्यू में कोई ऐसा टॉपिक आपको दिखा, ठीक है, जिसको आपको नहीं बन रहा है और आपकी पुस्तक में भी नहीं है, ठीक है, पीवाईक्यू से क्या होगा, आपको उसका सही आंसर मालूम पड़ जाएगा। सही आंसर मालूम पड़ेगा तो आप क्या करेंगे, उसको अपने नोट में ऐड कर लेंगे, और नोट में ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, इससे आपको फायदा पहुंचेगा। मान लीजिए पीवाईक्यू का सवाल अगर रिपीट हो जाता है तो क्या मिलेगा आपको, उससे उससे आपको फायदा मिलेगा कि आपने जो पीवाईक्यू से नोट किया था प्लस आप अपने नोट में जो ऐड किया था आपने, वही सवाल अगर आपको मिल जाए मेन एग्जामिनेशन में, हाँ, तो इससे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये रहेगा आपका फर्स्ट फेज स्टार्टिंग का, इसमें आप तैयारी इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे सेकेंड फेज की। अब मान के चलते हैं आपने अपना पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो अब क्या करना है आपको, एक बार उसको फिर से रिवाइज करना है, ठीक है? एक बार फिर से उसको रिवाइज करेंगे। रिवाइज कौन से क्रम में करेंगे, जिस प्रकार से आपने कंप्लीट किया है ना, उसी क्रम में। जैसे मान लीजिए आपने 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट किया है, तो रिवीजन कैसे चलेगा, रिवीजन चलेगा आपका 10 to 1, है ना, जस्ट अपोजिट आइए उसका, 10 to 1 रिवीजन उल्टा करिए उन यूनिट्स का, ठीक है। ओके, फिर रिवाइज करने के बाद क्या करेंगे आप लगाएंगे पीवाईक्यूज, ठीक है। अगर आप कोई मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं, मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं, तो उनको लगाइए मॉक टेस्ट को कि कितना मुझको बन रहा है मॉक टेस्ट से, और फिर क्या लगाइए आप, पीवाईक्यूज लगाइए, है ना। पीवाईक्यूज लगाना बहुत जरूरी है, ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और एग्जाम के कुछ दिन पहले, ठीक दिन पहले भी आप क्या करेंगे, इन्हीं तरह के पीवाईक्यूज को लगाएंगे। मॉक टेस्ट अगर आपने कहीं ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पे ये कहेंगे कि ये ज्वाइन करना आपके लिए मस्ट है, ये ज्वाइन करना आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। ताकि जितने भी लोग आप देखेंगे सब यही बोलते हैं कि हमने क्या किया, एग्जाम के पहले खूब सारे मॉक टेस्ट लगाए, ठीक है। क्योंकि ये आपकी जो परीक्षा है नेट की किस प्रकार से है, ये आपकी रिटन परीक्षा नहीं है, ये आपकी कैसी परीक्षा है, ये आपकी एमसीक्यू बेस्ड परीक्षा है, ना ही इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो एमसीक्यू बेस्ड परीक्षा है, ना ही इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाने हैं, आपको एमसीक्यू लगाने हैं। जैसे मान के चलते हैं दूसरे किसी एग्जाम में जहाँ पे रिटन एग्जाम होता है, वहाँ पे क्या करते हैं लोग, दिन रात लिखते हैं, है ना। और आप कहेंगे कि नहीं हम एमसीक्यू नहीं लगाएंगे, हम तो बस पीवाईक्यू करके चले जाएंगे, उससे फायदा होगा, पीवाईक्यू से आपको 20% फायदा होगा, लेकिन एमसीक्यू करेंगे तो आपको 20% का और फायदा होगा, मतलब कुल कितना फायदा हो गया आपको 40% का।
और जो आपने सिलेबस कवर किया है वो तो आपको बेनिफिट देगा ही, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं सर, हम एमसीक्यू नहीं लगाएंगे, हम पीवाईक्यू या सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और हमको लगता है कि हमारी तैयारी जो है ये संपूर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कदापि नहीं होगा। एक केस में हो सकता है जब आपका भाग्य आपका बहुत ज्यादा साथ दे दे कि आप जिस पे टिक करें वही सही हो जाए, ठीक है। तो ये ऐसा केस है जिसपे किसी का वश नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा वश किस में है, इन सब चीजों में है, तो हम इन सब चीजों में ज्यादा ध्यान लगाएंगे, ठीक है। तो एमसीक्यूज करना है आपको, मॉक टेस्ट देना है, कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। और आपको क्या करना है, फिर पीवाईक्यूज देखना है। ये सब आपके लिए करना 100% कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। ओके, और फिर आएगा एग्जाम का डे, है ना, उसमें आपको ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो ये रहेगी आपकी एक प्रकार की छोटी सी स्ट्रेटेजी, ज्यादा बड़ी तो नहीं है, छोटी सी ही है। इतना भी अगर आप कर लेंगे तो आप उन 1000 लोगों में शामिल होने के काबिल, या आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि आप देखिए ना, 12,000 लोग बैठ रहे हैं, सेलेक्ट कितने हो रहे हैं, 980 और 183। आप पेपर 1 की तैयारी करते हैं तो देख लीजिए क्या परसेंटेज गिर रहा है इसका, ठीक है। विषय आपका है मनोविज्ञान, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं हम पेपर 1 की। पेपर 1 की कैसे तैयारी करनी है। पेपर 1 के लिए आप जो भी आपको सही बुक लगती है उस बुक को आप, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हैं उसको आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के बाद सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सिलेबस कम देख का क्या करेंगे आप, प्रिंट आउट तो आप साथ ही में निकाल लेंगे मनोविज्ञान के साथ, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे, है ना। चाहे आपके पास बुक हो कोई, या ऑनलाइन सोर्स हो, या गूगल हो, जिस किसी भी सोर्स से हो, आप इसको यूज करेंगे। एंड देन एमसीक्यूज लगाएंगे, इसके भी एमसीक्यूज लगाएंगे। क्योंकि क्या होगा कि मान लीजिए आपका साइकोलॉजी में अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया, टफ पेपर आ गया या सवाल आपको नहीं बन रहा है, तो ये जो फर्स्ट पेपर है ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ये होगा आपका 50 सवाल और ये होंगे आपके 100 सवाल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 40 भी ले आएंगे और यहाँ कुछ 19-20 आपका हो जाता है तो यहाँ आपको 80 नंबर, और यहाँ आप अगर 100 भी ले आए नंबर, 50 भी सही कर दिए, तो आपके पास क्या बनता है, 180 का स्कोप बनता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है पेपर किस प्रकार से आया है, लेकिन आइडियली बात करें हम तो आपको 200 नंबर आपको टारगेट करना चाहिए, ठीक है। 200 नंबर अपना टारगेट रखिए, 200 नंबर ये आपका मिनिमम है ना। इसके नीचे तो बात करनी ही नहीं है। 200 के ऊपर जो बात करें वो आपके लिए पॉजिटिव है, वो सब बातें आपके लिए सकारात्मक है, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, छोटी वीडियो, ठीक है। और आपको तथ्यों से भी सामना हो चुका है आपका, कितने लोग बैठेंगे, क्या क्या सारी चीजें होंगी, सब कुछ डिस्क्राइब किया है वीडियो के अंदर। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। एंड हाँ, इन सब तैयारी में एक बात मेन तो भूल गई बताना, वो ये कि हमारे चैनल के वीडियोस देखते रहिए, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल के सारे वीडियोस भी अगर आप देख लेते हैं ना, सारे वीडियोस भी देख लेते हैं, तो आपकी कम से कम कुछ किताब के पन्ने कुछ तो कम हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं, हम किताब से आपको ज़्यादा ही चीज़ मिलेगी, यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट जहाँ मिल रहा है वहाँ पे देखिए, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप सभी को जो बताया है वीडियो में, आप सभी वो सब करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, और फिर अगर कुछ दिक्कत आती है उस चीज़ में तो आप उसमें कमेंट वगैरह नीचे कर सकते हैं, या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और लाइक वगैरह तो कर ही दिया होगा अभी तक, और अपने साइकोलॉजी के जो फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ, और एक बात और कि अगर आप नेट और जेआरएफ निकालना चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, एक ही अटेम्प्ट में, तो पूरे जोर शोर से लग जाइए, ठीक है। यहाँ वहाँ की फालतू की वीडियो मत देखिए कि नोटिफिकेशन अब आ रहा है, कल आएगा, परसों आएगा, सुबह आएगा, आपके सोने के बाद उठते ही आएगा, ठीक है। तो उस समय मत लगाइए, सारा ध्यान उस पर लगाइए कि मुझे सिलेबस कितना याद है, सिलेबस की क्या क्या चीज़ें मेरे पास हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं है। सुबह शाम 24 घंटे नेट के ख्यालों में खो जाइए,
तो आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। राइट, थैंक यू।